नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शिका में। मित्रों, आज का हमारा विषय या फिर आज का हमारा तथ्य है हिंदी भाषा की वर्णमाला। अर्थात आज हम हिंदी भाषा की वर्णमाला को जानने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारी जो हिंदी भाषा की वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण होते हैं और वे कौन कौन से हैं तथा उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं जो निम्न हैं। सबसे पहला नंबर आता है स्वर का, अर्थात हमारी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर। वर्णमाला के दो भेद भी हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो बात सबसे पहले प्रारंभ होगी स्वर की। ठीक है, अब हम यहाँ यह देखें कि स्वर की संख्या और स्वर कौन कौन से हैं, ये तो हमने लिखा है। और अगर हम कहें कि स्वर किसे कहा जाता है तो ये सारी जानकारी आपको हमारी पहले YouTube चैनल के द्वारा आपको मिल सकती है। उसे देखने और समझने की ज़रूर चेष्टा करें। बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्वर, यहाँ फिर से हम दोहरा देते हैं स्वर की परिभाषा को। तो जो बिना किसी सहायता के, अर्थात जो स्वयं उच्चरित होता है उसे स्वर कहा जाता है। और अगर हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है तो उनकी संख्या 11 है, जो कि निम्न है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या जो है वह है 11। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। अब हम ये देखते हैं कि व्यंजन किसे कहा जाता है। तो जो स्वयं उच्चरित न होकर के स्वरों की सहायता से उच्चरित हो उसे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन स्वयं उच्चरित न होकर के स्वरों की सहायता से उच्चरित होता है। अब हम देखते हैं कि व्यंजन में कितने प्रकार हैं और व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो सबसे पहला नंबर अगर है तो है व्यंजन में स्पर्श व्यंजन का। अब अगर हम बात करें कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं तो उनकी जो संख्या है उनकी संख्या है 25 और उनको वर्गों के आधार पर बांटा गया है। अर्थात क वर्ग में कितने वर्ण आते हैं तो क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग और घ, अंग। अब यहाँ हम ये कहें कि जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। अर्थात क जो है इसका उच्चारण स्थान है कंठ, अर्थात जिसका उच्चारण कंठ के माध्यम से हो, जिसका उच्चारण कंठ के माध्यम से हो उसको हम कहेंगे कंठ्य व्यंजन। ठीक है, अगला है च वर्ग। च वर्ग में भी पहले की भांति 5 वर्ग आते हैं, च, छ, ज, झ और इय। इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसका उच्चारण स्थान तालु है और इसको तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको तालव्य व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं जो कि हैं ट, ठ, ड, ढ और अड़। अगर हम इसके उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, जैसे अगर हम जब भी ट, ठ, ड और ढ तथा अड़
जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वह मुख के अगले भाग में नीचे के तालु की तरफ मुड़ जाती है, इसीलिए इसको मूर्धन्य व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हमारा नंबर आता है त वर्ग का। त वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, त, थ, द, ध और न। अब हम बात करें कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका उच्चारण स्थान है दंत, अर्थात जिसके उच्चारण में दांत से उच्चारण किया जाए, मतलब जिह्वा दांत के पास स्पर्श करती हो, उसे दंत व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम प वर्ग की तरफ। देखते हैं कि प वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं और इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो पहले की ही भांति प वर्ग में भी 5 वर्ण आते हैं, जो कि हैं प, फ, ब, भ और म। इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, अर्थात जिसके उच्चारण में दोनों ओष्ठ का प्रयोग हो, उसे ओष्ठ व्यंजन या वर्ण कहा जाता है, जो कि प वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसे प वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और वो वर्ण कौन कौन से हैं, तो वे हैं प, फ, ब, भ और म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अंतस्थ व्यंजन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 है। अब अगर हम कहें कि अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है, तो अगर हम कहें अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है, प्रश्न ये भी बनता है। तो हम यहाँ इसके उत्तर में यही कहेंगे कि जिसके उच्चारण में हमारी जो जीभ है, जीभ, दंत, तालु, इन सब से मुख के अंदर की जो हवा है वह पूरी स्पर्श न करे, पूरी तरीके से स्पर्श न करे और हल्की स्पर्श करे, उसी को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्थात इसके उच्चारण में हमारी जो जीभ है उसका स्पर्श तालु, दंत और मूर्धा, इन सब में पूरा स्पर्शित न होकर के थोड़ा सा स्पर्श होता है, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है और वे हैं य, र, ल और व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ है गर्म, अर्थात उनका उच्चारण, उन वर्णों का उच्चारण जिनमें मुख के अंदर की वायु रगड़ खाते हुए गर्म हवा की तरह बाहर आए, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जो कि 4 हैं। और वे कौन कौन से हैं, तो श, स और ह। अब अगर हम ये भी कहें कि ये जो सारे ऊष्म व्यंजन हैं इनकी उच्चारण स्थान क्या है, तो सबसे पहले हम कहें कि यह श, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो इसको बड़ा स के नाम से भी जाना जाता है और इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, अर्थात इसके उच्चारण में हमारा जो जिह्वा है वह हमारे तालु से स्पर्शित होता है, इसीलिए इसको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं श। यहाँ दूसरे नंबर पे है श। तो इसके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है वह नीचे के तालु की तरफ मुड़ जाती है, तो इसे कहा जाता है श। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो अधिकतर लोग प्रयोग में करते हैं खटकोण स के नाम से। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, यह है स। अब इसका उच्चारण जो है यह हमारे मुख के निचले दंत के हिस्से पर जो जीभ हमारी स्पर्शित करती है, तो वही उच्चारण स्थान इसका
होता है, जो कि दंत स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं ह की। ह का उच्चारण स्थान है कंठ और इसे काकल्य भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन की तरफ। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं उनकी संख्या है 4 और वे कौन कौन से हैं। उनके नाम हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। सबसे पहले हम बात करेंगे क्ष की कि यह क्ष क्या है। सबसे पहले तो अगर हम कहें कि संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन वह है जो दो वर्णों के मेल से बना है। अब यह जो दो वर्णों के मेल से बना है, तो यह जो क्ष है यह किन दो वर्णों से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि क धन श बराबर हमारा बनेगा श। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे कि त्र इन दो वर्णों के मेल से बना है, तो जो त्र है वह है त धन र और इन दोनों के मेल से बना है त्र। ठीक है, अब अगला नंबर आता है ज्ञ क्या, अर्थात ज्ञ जो वर्ण है यह किन दो वर्णों के मेल से बना है। ठीक है, तो जो ज्ञ है वह बना है ज धन इय, ज धन इय बराबर ज धन इय बराबर ज्ञ। ठीक है, अब अगला और आखिरी नंबर आता है श्र का। ठीक है, तो यह जो श्र है वह बना है बड़े श और र के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के मेल से यह बना है स्र। ठीक, अब अगला नंबर आता है द्विगुण व्यंजन का। यह द्विगुण व्यंजन क्या है, तो यह जो द्विगुण व्यंजन है इसका 2 बार प्रयोग किया जाता है, इसे ही द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और इसे अन्य नाम उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है हमारा नंबर अनुस्वार का। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार या फिर चंद्र बिंदु। तो जो अनुस्वार है यहाँ अनुस्वार किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ हम यह देखेंगे कि यह जो अनुस्वार है जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से हो, अर्थात जिसका उच्चारण नासिका के माध्यम से होता है उसे ही अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ यह जो है अंग के नाम से जाना जाता है, और यह जो अंग है वही अनुस्वार कहलाता है। अब इसी में आता है कि अंग जो है इसमें सिर्फ एक बिंदी लगती है, और यही इसके साथ ही एक है चंद्र बिंदु। इसमें है कि बिंदी के साथ चंद्र का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह अधिकतर हमारे वर्णों में, अगर हम बात करें, यह जो चंद्र बिंदु है इनका प्रयोग मात्रा के रूप में न करके चिन्ह के रूप में किया जाता है, और इसके उच्चारण में हवा जो रहती है वह मुख और नाक दोनों से निकलती है, और
चंद्र युक्त जो हैं अर्थात चंद्र बिंदु से बने हुए जो शब्द रहते हैं उनका प्रयोग अधिकतर हम करते हैं। तो वहाँ यह रहता है, जैसे हम लिखते हैं गाँव, गाँव हम लिखते हैं तो हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहीं अगर हम सिर्फ बिंदी अर्थात हमको सिर्फ बिंदी का प्रयोग करना हो तो वहाँ हम जैसे लिखेंगे गुंजन, वहाँ हम क्या लिखेंगे गुंजन। तो अगर हम गुंजन लिखेंगे तो वहाँ हम सिर्फ बिंदी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम विसर्ग की तरफ, ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि विसर्ग क्या है। तो विसर्ग जो है यह कंठ के माध्यम से उच्चारित होता है और यह अनुस्वार और विसर्ग दोनों को आयोगवाह भी कहा जाता है। और यह जो ध्वनि है ये ध्वनियाँ न तो स्वर ही कहलाती हैं और न ही व्यंजन, किंतु स्वरों के वर्गों में इनको गिना जाता है और ये स्वरों के सहारे ही प्रयोग में ली जाती हैं, ठीक है। और यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग में नहीं ली जा सकती हैं, ठीक है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको जो भी समझ ना आया हो या फिर जो भी आपके प्रश्न हो या सुझाव के रूप में उसे बताने की कृपा करें। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाकी आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।